नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी पूरे एकदम स्वाद ले रहे होंगे जीवन का, एक तरफा भौकाल काट रहे होंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो समय आ चुका है जब आप दरोगा जी या दरोगन जी बनने के लिए तैयार हों। तो आप यकीन मानिए कि दरोगा बनने के लिए जो मेहनत आपको चाहिए उसके साथ चाहिए सटीक तैयारी, जिसके लिए ये क्लास आपकी चल रही है। ये बात मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहूंगा और वो भी बहुत तगड़े तरीके से कि आपकी इस क्लास के अंतर्गत जिस प्रकार से अब मैं यूपीएसआई के लिए एंशियंट हिस्ट्री का कंप्लीट शॉर्ट कराने वाला हूं, वो एकदम अलग ही लेवल पर होने वाला है। पूरी एंशियंट हिस्ट्री एक ही क्लास में खेल खत्म कर दिया जाएगा। मतलब ये मान के चलो कि पूरी की पूरी जो एंशियंट हिस्ट्री है, पूरा जो प्राचीन इतिहास है, जिसके जितने भी क्वेश्चन आज तक उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में आए हैं लास्ट 10 ईयर्स के, वो सब के सब क्वेश्चन इसके अंदर कवर करा दिए जाएंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यूपी सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में एंशियंट हिस्ट्री से पूछा और मैं आज की क्लास में ना कराऊं। अगर आप तैयार हैं तो मुझे एक बार बता दीजिए और चलिए भौकाल शुरू करते हैं। पूरी जीके जीएस की फील्डिंग सेट कर रखी है। अगर आप रेडी हैं तो मुझे बता दीजिए, भौकाल पूरा काट के रहेंगे। फटाफट बताओ, तैयार हैं आप? कर दी सिस्टम हैंग पूरा? बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगर आप रेडी हैं तो बता दीजिए। कमेंटों का इंतजाम मैं कर देता हूं क्योंकि कमेंट हल्की सी कम दिख रही हैं। मुझे लगता है कि माहौल काटने के लिए बहुत सारी चीजों के बारे में बताना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप तैयार हैं वत्स। मुझे ऐसा लग ही रहा है कि आप कोई आम छात्र नहीं हैं, आप पूरी तरीके से तैयार हैं भाई। हाँ, ये हुई ना बात। आप सबकी कमेंट दिखाई दे रही है। बाबू बीएनएस की क्लास तो कल चलेगी ना, कल दोपहर 1 बजे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने बताया आपको पहले, इसके बारे में पहले ही डायरेक्शन दे देता हूं। हमारा पता है क्या है, हमारा ये है कि पहले मैंने आपको पॉलिटी को कंप्लीट करके दिखाया। पॉलिटी को मैंने पहले पूरा आपको कंप्लीट करके दिखाया। ये प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी के टोटल जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि 500 थे तो वो 500 के 500 खत्म कर दिए हैं। आज से हम एंशिएंट हिस्ट्री को खत्म कर रहे हैं। एक क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री खत्म, एक में मिडाइवल और एक में मॉडर्न खत्म। तीनों ही हिस्ट्री यहां पर हम कंप्लीट कर देंगे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये रहा पहला सवाल। एक तरफा भौकाल काटते हुए प्राचीन इतिहास। मैंने बताया इसके लिए चाहिए कि केवल एक क्लास, उसके बाद अगली क्लास जो आएगी आपकी वो आएगी मिडाइवल की। उसके बाद आपकी क्लास किस चीज की आएगी? मॉडर्न की। उसके बाद आपकी क्लास किस चीज की आएगी? इकोनॉमिक्स। देन स्टैटिक जी के देन आपकी ज्योग्राफी, देन आपकी करंट, देन आपके अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। कंप्लीट जीएस आपकी होगी। ये लीजिए पहला सवाल। निम्नलिखित में से किस त्योहार को वसंत त्योहार भी कहा जाता है? दरअसल एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर कुछ क्वेश्चन आपके कल्चर के डल गए हैं, तो ये कल्चर के क्वेश्चन हैं। ये कुछ क्वेश्चन इसमें कल्चर के डल गए। कल्चर के कुछ क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। कल्चर क्वेश्चंस, कल्चर के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जिसका एक नमूना ये है। किस त्योहार को हम वसंत त्योहार भी कहते हैं? मतलब ऐसा त्योहार जो वसंत ऋतु में मनाया जाता हो, वसंत त्योहार कहलाएगा। है जी। अच्छा, लाइक करते रहना एक तरफा। देखो, लाइक का करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो उसको भी आप याद रखेंगे। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। ठीक है, चलिए। होली है, महाशिवरात्रि है, आयुध पूजा है या दिवाली है? सर दिवाली तो मनाई जाती है कार्तिक में। दिवाली मनाई जाती है कार्तिक में। ठीक है, ये कब मनाई जाती है? कार्तिक में। तो ये तो हो नहीं सकता। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। आयुध पूजा बेटा दशहरे को कहते हैं। और मेरे भाई दशहरा, तो ये हो नहीं सकता। वसंत का त्योहार किसको कहा जाएगा, ये मुझे बताइए। वसंत का त्योहार किसको कहा जाएगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसको वसंत त्योहार कहते हैं जो वसंत ऋतु में मनता हो। वसंत ऋतु में मनता हो। वसंत ऋतु में एक ही त्योहार है जो हमारे यहां मनाया जाता है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, दैट इज होली। गुड इवनिंग चैल, दिस इज होली। होली का त्योहार ये आपको देखने को मिल जाएगा जो वसंत त्योहार भी होता है, क्योंकि वसंत ऋतु से रिलेट करता है। ठीक है, होली किस मास में मनाया जाता है? किस मास में मनाया जाता है? किस मास में मनता है? किस मास में, यानी किस महीने में मनाया जाता है? कौन सा हिंदू त्योहार आपको देखने को मिल जाएगा? ठीक है, चलो फटाफट मुझे बताइए ये कब मनाया जाता है। सर ये हिंदू जो महीने होते हैं उसमें फागुन जो पड़ता है, फागुन के लास्ट डे को यह मनाया जाता है। इसके बारे में याद रखना। ठीक है, तो फागुन माह की जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा यानी दिन पूर्ण होते हैं, तो फागुन मास की पूर्णिमा में, फागुन मास की पूर्णिमा, फागुन मास की पूर्णिमा में मनाया जाता है। और उसके बाद आपका शुरू क्या होता है? उसके बाद शुरू होता है आपका चैत्र। इसके बाद चैत्र स्टार्ट होता है, तो ये फागुन में आपका मनाया जाता है। राइट, आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों के द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए गए हैं?
ये दरअसल बात कब की है? 632 एडी की बात है। 632 एडी में खलीफा पद बनता है, तो खलीफा पद ही इनको डिसाइड करता है। खलीफा पद बना, और यहीं पर जो इस्लाम है वो दो हिस्सों में बटा, शिया और सुन्नी हिस्सों में बटा था। ठीक है, बहुत तगड़े तरीके से अगर मैं बताऊं, खलीफा पद जो यहां बनता है, खलीफा पद, कैलीफा पोस्ट आपका जो बनता है, इसी में शिया और सुन्नी अलग हो गए। शिया वाले वो रहे जिनके हिसाब से पहला जो खलीफा है वो आपका मोहम्मद अली है, मोहम्मद अली है। लेकिन कुछ ऐसे रहे जो सुन्नी बन गए, और सुन्नी वो कहलाए जिनके हिसाब से पहला खलीफा अबू बकर है, अबू बकर है। उसके बाद दूसरा उमर, तीसरा उस्मान। ठीक है, तीसरा उस्मान। अब इन्हीं के द्वारा यहीं पर तय किया गया, जो भी ऐसा व्यक्ति है जो कि 5 बातों को मानता होगा वही सच्चा मुस्लिम कंसिडर किया जाएगा। अब ये 5 बातें कौन सी थी जिनको यहां पर माना जा रहा था, उनको भी समझिए 5 बातें कौन सी थी। 5 बातों के अंदर कहा गया कलमा उसको पढ़ना आता हो, उसके बाद उसको भाई दिन में 5 बार नमाज पढ़े, वो जक़ात देता हो, जक़ात देता हो, रोजा रखता हो, और रोजा रखता हो रमजान में, और इसके बाद इसमें कहा गया कि वो एक बार हज यात्रा जीवन में जरूर करे, ये जरूरी होगा। तो ये 5 टर्म हो जाते हैं। बाकी इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी, जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो सब धार्मिक है, और मैं धार्मिक स्तर पर बातें करता नहीं हूं। हाँ, हिंदू धर्म के बारे में होती मैं जरूर बताता कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतीय अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य अहम पवित्राणाय साधूनमय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस दुनिया में पाप बढ़ेगा, जब जब लोग धर्म को हटाकर उसके स्थान पर कुछ और प्रतिस्थापित करने का प्रयास करेंगे, अर्जुन, मैं इस युग में जन्म लूंगा और उन दुष्टों को हर लूंगा। बहुत बढ़िया, ये कहा गया है गीता में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। From which Indus Valley site was the bronze statue of dancing girl was discovered? नृत्य की डांसिंग गर्ल की जो कांस्य प्रतिमा है, ये किस सिंधु घाटी सभ्यता के जो साइट है वहां से प्राप्त हुई थी, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। फटाफट हम बात करते हैं। देखिए जी, अगर मैं बात बताऊं यहां पर, ये लोथल था उस समय का बंदरगाह, लोथल उस समय का बंदरगाह था, डॉकयार्ड था, काफी ज्यादा फेमस रहा। इसको गोदीवाड़ा भी कहा गया है, इसको गोदीवाड़ा भी कहा गया है, गोदीवाड़ा भी इसको कहा गया है। लोथल के अंदर आपको अग्नि कुंड मिले हैं, अग्नि कुंड आपको देखने को मिले हैं, फायर एल्टर इनको कहा जाता है, फायर एल्टर इनको कहा जाता है। तो ये सब चीजें इसमें आपको देखने को मिली। हड़प्पा एक ऐसी साइट है जो आपने यहां पर देखी, हड़प्पा सबसे पहली साइट आपकी हड़प्पा है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका खोज की थी, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, याद रखना, दयाराम साहनी ने खोज करी थी। देन आता मोहनजोदड़ो, दैट इज करेक्ट, 1922 में। नमस्ते, 1922 में इसकी खोज की गई थी, वो राखल दास बनर्जी ने की थी, बैनर्जी ने की थी। और यहां पे बहुत सारी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। ना केवल यहां पर ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल डिस्कवर की गई थी, बल्कि इसके साथ साथ और भी चीजें थी, जैसे यहां पर मेंडोरिन की मूर्ति थी, और भी बहुत सारी बातें थी। यहीं पर आपको देखने को मिला अन्नागार, देखने को मिला सबसे बड़ा स्नानगार, जो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट थी, वो भी यहीं देखने को मिली। कालीबंगन आपको देखने को मिलती है, कालीबंगा आपको देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर। इसमें श्रृंगार पेटिका देखने को मिली थी, लिपस्टिक है, बिंदी है, चूड़ियां हैं, ये देखने को मिली है। ठीक है, आगे बढ़िए। मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार 2 महाकाव्य रामायण और क्या मिला है, इसके बारे में आप बताइए। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी जो आपको देखने को मिलता है, वो कौन कौन से आपको देखने को मिल जाएंगे? द ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी, वो आपको क्या देखने को मिल जाएंगे? ठीक है, याद रखना। देखो, रामायण के अंदर कितने श्लोक है? 23,000 श्लोक हैं। खंड कितने हैं? 7 खंड आपको इसमें देखने को मिलते हैं। कितने बाबूजी? इसके अंदर 23,000 श्लोक देखने को मिल जाएंगे, लोग देखने को मिल जाएंगे। और इसके अंदर आपके 7 खंड भी आपको देखने को मिलते हैं, जिनको कांड भी कहा जाता है। ठीक है, बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। लंका कांड, उत्तर कांड, ये इस प्रकार से इनका पूरा का पूरा आपको टेन्योर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंतर्गत कोई समस्या होगी। इसको महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है।
महर्षि वाल्मीकि के द्वारा इसको लिखा गया है। और अगर मैं पॉइंट पे बात करूं तो महाभारत सबसे बड़ी काव्य रचना हमारी है, वेद व्यास ने लिखी है। इसके द्वारा, वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है सबसे बड़ी काव्य रचना आपको देखने को मिल जाएगी। काव्य रचना आपको देखने को मिल जाएगी 2000 श्लोक, 2 लाख श्लोक आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। इसके बारे में भी याद रखना, महाभारत आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद रहेगी। ठीक है रंजना, आपको आपके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करें। उम्मीद है कि आप अपने जीवन में इतना अच्छा कर पाएंगे कि आप ये समझ पाएं कि माहौल पूरा वीवी बनाने में आप ही सहयोगी हैं। रागिनी यादव जी, तो यादव जी आपको आपके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे कि आपका नाम भी इसी प्रकार से चले कि नाम ना बताओ कदे गादीरों को टोल पे, आपकी पहचान होवे आपकी उस नाम से, और दरोगन दरोगन कह में आपको पूरे गांव में, क्योंकि आपका जलवा हो यूपी दरोगा के नाम से। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। दूसरा है पंचतंत्र, एक ऐसी किताब है जो विष्णु शर्मा ने लिखी है। इसका जो अरबी अनुवाद किया गया है, इसका जो अरेबियन अनुवाद किया गया है, वो इब्न अल मकफ्फा के द्वारा कलीला व दिमना के नाम से हुआ है। अर्थशास्त्र एक ऐसी पुस्तक है जो कि चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य जी के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़िए। ठीक है, बुद्ध चरित्र अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल ये रहा, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो कि किस शासन से रिलेट करती है। भीतरी शिलालेख के बारे में आपसे बार बार पूछा जाएगा और आप इसके बारे में बार बार बता देंगे। भीतरी शिलालेख किससे रिलेट करता है, इसके बारे में बताइए। ठीक है भाई, हाँ भाई, ठीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी पाजी, राहुल पाजी, इसको देखो, भीतरी मेरा ये मानना होता है कि मन के भीतर आपके एक सुगंध होनी चाहिए, एक स्कंद होनी चाहिए आपके मन के भीतर। तो भीतरी अभिलेख स्कंद गुप्त आपको देखने को मिल जाएगा, समुद्रगुप्त आपको देखने को मिल जाएगा। इनकी जो रचना है वो रवि कीर्ति के द्वारा लिखी गई है, और रवि कीर्ति के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है। प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है, जो कि बहुत जरूरी होगी। प्रयाग प्रशस्ति बाई रवि कीर्ति, नहीं नहीं, हरिशेन की है, हरिशेन की है प्रयाग प्रशस्ति, हरिशेन की है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, रवि कीर्ति के तो ऐहोल अभिलेख है। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो स्कंदगुप्त आपको देखने को मिल जाएगा। चंद्रगुप्त ये पहले राजा हैं जिन्होंने महाराज अधिराज की उपाधि ली थी। महाराज अधिराज की उपाधि ली थी। और इन्हीं के पुत्र समुद्रगुप्त हुए, जिनको भारत का नेपोलियन विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। इसके बाद कुमार गुप्त जो है, ये चंद्रगुप्त के बेटे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे कुमार गुप्त थे। अच्छा, समुद्रगुप्त की जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी सर? इनकी तो कुमार देवी से हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, किसकी? चंद्रगुप्त की जो शादी हुई थी वो कुमार देवी से हुई थी। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल। कालिदास के मालविकाग्न मित्रम का नायक अग्निमित्रम किसका पुत्र हुआ करता था? जो अग्निमित्र था वो किसका पुत्र हुआ करता था? मालविकाग्न मित्र, मालविकाग्न मित्र आपको देखने को मिलता है। तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि फटाफट इसके बारे में आप मुझे बताएं कि भाई अग्निमित्र जो था वो किसका मित्र था। इसका अग्निमित्र जो है किसका पुत्र था? इसका पूरा नाम है अग्निमित्र शुंग। अब आप आसानी से पहचान पाएंगे किसकी बात यहां पर चल रही है। हाँ वही, ठीक है, हल्का सा एक कॉल आ गया था, वो यूपी ऐसा ही तो ठीक है, लेकिन एसएससी के अंदर कुछ मैल प्रैक्टिसेस चल रही थी, जिसकी वजह से कल प्रोटेस्ट था, पूरे दिन वहीं पर था मैं। आपने कल वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी, रात के 8:30 बजे की वीडियो भी मेरी वहीं की डली हुई है। तो उसी के बारे में वास्तविकता में चर्चाएं चल रही थी। अब यहाँ देखिए, अग्निमित्र का जो पुत्र, अग्निमित्र है किसका पुत्र था? तो ये पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। यह पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, शुंग का पुत्र था।
शुंग का पुत्र आपको ये देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर पुष्यमित्र शुंग का ये बेटा था। अच्छा, ये जो पुष्यमित्र शुंग आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है पुष्यमित्र शुंग, तो पुष्यमित्र के बारे में याद रखना, ये बहुत ही अलग आदमी है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ये बृहद्रथ की हत्या करता है। बृहद्रथ की हत्या करी है इसने, बृहद्रथ की हत्या इसने करी है। और बृहद्रथ है लास्ट मौर्यन रूलर। ये है बच्चे लास्ट मौर्यन रूलर है आपका। मौर्यन रूलर आपको देखने को मिल जाएगा, लास्ट मौर्यन रूलर आपको देखने को मिल जाएगा। कनिष्क कुशाना डायनेस्टी से, कुशान डायनेस्टी से आपको देखने को मिल जाएगा। अशोक जो था, अशोक अशोक बिंदुसार का बेटा था। ठीक है, तो अशोक के बारे में भी इस प्रकार से आप रिलेटिविटी रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाएगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट बताइए। एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था कपिल मुनि। तो कपिल मुनि को पूजा जाता है। एक हिंदू दर्शन होता है सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन के लिए किसको, कपिल मुनि को पूजा जाता है। तो इनके बारे में याद रखिएगा। पतंजलि को जाना जाता है योग दर्शन के कारण, योग दर्शन के कारण इनको जाना जाता है। बहुत तगड़ा काम इनका देखने को आपको मिल जाएगा। जो महात्मा बुद्ध के गुरु थे वो सांख्य दर्शन से रिलेट करते थे। महात्मा बुद्ध के जो गुरु थे, बुद्धास टीचर आपको देखने को मिलते हैं, बुद्धास टीचर आपको देखने को मिलते हैं, जिनका नाम आपका क्या था, अलार कलाम, जिनका नाम था अलार कलाम। तो अलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन से रिलेट करते थे। एक अच्छा सवाल बनता है, ठीक है, बार बार आपको ये परेशान भी करेगा। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह नाम से कौन जानी जाती थी? हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किस लिए जानी जाती? सिटाडेल वॉज नोन फॉर व्हाट? वहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे, वह पुस्तक रखी जाती थी, निचले वर्ग के लोग बसते थे, वह पूरे शहर के लिए भोजन तैयार होता था। रसोई है या फिर गढ़ी है? ठीक है, चलिए मैं इसके बारे में बात करता हूं, चर्चा करते हैं। बड़े प्यार से आप समझे। देखो, कोई भी शहर है, पूरे हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं बात करूं, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता शहीद शब्द इसके लिए होगा, तो वह जो शहर होता था उसकी एक किलेबंदी होती थी संपूर्ण शहर की। फिर उसके अंदर इस प्रकार से एक हिस्सा बनाया जाता था, इसको कहा जाता था सिटाडेल। सिटाडेल वेस्ट साइड की तरफ होता था, वेस्ट साइड की तरफ होता था। ईस्ट साइड की तरफ भी एक प्रकार से घेराबंदी होती थी, लेकिन ये जो लोग होते थे इसको लोअर सिटी बोलते थे, लोअर सिटी इसको बोला जाता था। ज्यादातर शहरों में ऐसा है, कुछ ऐसे भी शहर हैं जहां कुछ नहीं है, कुछ ऐसे भी शहर हैं जहां पर 3 देखने को मिलते हैं। तो वास्तविकता में यहां अपर क्लास के लोग रहते थे, अपर क्लास के लोग यहां पे रहा करते थे सिटाडेल में। सिटाडेल का मतलब होता है दुर्ग, सिटाडेल का शाब्दिक अर्थ होता है दुर्ग। जो गढ़ी शब्द है वो केवल इसका एक सिनोनियम है। दूसरा पॉइंट है, एक ऐसा शहर जहां कुछ नहीं था, ऐसा शहर जहां सिटाडेल नहीं था, ऐसा शहर जहां सिटाडेल नहीं था, जहां सिटाडेल नहीं था, उसका नाम बताइए। जहां सिटाडेल नहीं था वो कौन सा है, मुझे बताएं। ऐसा शहर जहां सिटाडेल नहीं था उसका नाम आपको बताना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट यहां ऐसा आएगा, ऐसा शहर जहां पर मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अलग स्थान था, जहां शहर के 3 हिस्से थे। यह था जहां शहर के 3 हिस्से थे, 3 हिस्से थे। बाकी देखो यार, बात यह है, बहुत प्यार से समझना, जहां शहर के 3 हिस्से थे वो अलग हिस्से थे। पॉइंट ये है बच्चे, यह आपका हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, लोथल में, हर जगह ऐसा ही स्ट्रक्चर था। बट आपको देखने को मिल जाएगा जो आपका चनहूदड़ो है, जो आपका चनहूदड़ो है वहां ऐसा कुछ नहीं था। एक गांव की तरह चनहूदड़ो आपको देखने को मिलेगा, राइट। और दूसरा पॉइंट है, जहां शहर के 3 हिस्से थे, दैट वाज धौलावीरा ऑफ गुजरात, दैट इज धौलावीरा ऑफ गुजरात, और चनहूदड़ो दैट इज फ्रॉम पाकिस्तान सिंध। आगे बढ़िए। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए ब्राही शब्द का प्रयोग किया गया है? वैदिक काल में ब्राही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, इसके बारे में आपसे बात की जा रही है। फटाफट इसके बारे में बताएंगे। ब्राही शब्द आपका क्या होगा, ब्राही शब्द किसके लिए यूज किया जाएगा, उसके बारे में फटाफट आप बताइए बिना किसी परेशानी के। ठीक है, चलिए, क्या है ब्राही? अच्छा, इसके साक्ष्य मैं हिंट दे सकता हूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसके साक्ष्य, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये हिंट है। तो हिंट भी ऐसी होती चाहिए यार, हिंट भी तो कौन दे रहा है, द हिंट इज गिवन बाय मी जीत राणा जी, ऐसा। तो इसके लिए हिंट ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन
सिविलाइजेशन में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कर क्या रहे थे अपन लोग, तो मैंने बता दूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ना स्पेसिफिक सा काम होता था। क्या काम होता था स्पेसिफिक सा? सर इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सबसे पुराने खाद्य साक्ष्य है, सबसे पुराने खाद्य साक्ष्य यही मिले थे। खाद्य साक्ष्य भारत में मिले थे। खाद्य साक्ष्य कोल्डी हवा में मिले थे। भारत में कोल्डी हवा में मिले थे। भारत में कोल्डी हवा में मिले थे। कोल्डी हवा में मिले, कोल्डी हवा में मिले थे। अब पॉइंट यही आता है, कोल्डी हवा में किस चीज के साक्ष्य मिले थे? सर कोल्डी हवा में चावल के साक्ष्य मिले थे। करेक्ट आंसर भी यही है। भारत के अंदर ओल्डेस्ट जो खाद्य के साक्ष्य थे वो कोल्डी हवा में मिले थे, और आंसर यही है। राम राम सरपंच साहब, राम राम भाई साहब। दूसरा शब्द आता है, मुझे बताइए त्याज्य शब्द इसके लिए किसके लिए यूज किया जाता है? त्याज्य, त्याज्य शब्द किसके लिए यूज होता था? बताइए। हिरण्य शब्द किसके लिए यूज होता था? ये भी मुझे बताइए। हिरण्य शब्द किसके लिए यूज है? त्याज्य शब्द किसके लिए यूज है? इसके बारे में, आप दोनों के बारे में डिटेलिंग एक अलग स्तर की मुझे करके थोड़ा बताएं। देखो त्याज्य शब्द जो है वो सोमरस के लिए यूज होता था। ठीक है, सोमरस के लिए यूज होता था। और सोमरस का मतलब क्या होता है? 2 घुट पिला दे, पिला दे, वो वाला। ठीक है। और हिरण्य शब्द होता था सिंधु नदी के लिए प्रयोग। सिंधुरवर के लिए आपका हिरण्य शब्द का प्रयोग होता था। और इसी बात पर, क्योंकि आप इसका आंसर नहीं जानते थे, और जानते भी थे तो आप अच्छे छात्र हैं, नहीं जानते थे तो अब जान गए, 1 लाइक बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों के द्वारा शासित किया जाता था? कहने की बात यह है, आप मुझे ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज रूल्ड बाय द रूलर ऑफ द बुद्धा डायनेस्टी? महात्मा बुद्ध कहां के क्षेत्र से रिलेट करते थे? इसके बारे में मुझे फटाफट बताएंगे कि कहां के क्षेत्र से रिलेट करते थे। यार इनका जन्म होता है 563 में, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और लुम्बिनी के अंदर एक डायनेस्टी हुआ करती थी जो क्षत्रिय थे। एक डायनेस्टी थी जो क्षत्रिय थे। लुम्बिनी कपिलावस्तु में देखने को मिलती है, कपिलावस्तु में देखने को मिलती है। और यहां शाक्य डायनेस्टी रिलेट करती है, शाक्य वंश यहां रिलेट करता है। और शाक्य वंश क्षत्रिय वंश है। क्षत्रिय वंश आपको देखने को मिलता है, क्षत्रिय डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है। शाक्य, दैट इज कपिलावस्तु। तो कपिलावस्तु आपको शाक्य डायनेस्टी भी बताती है। वहीं से हमें पता लग जाएगा, आंसर खेल खत्म। 563 बीसीई में इनका जन्म हुआ है। और इसके रिलेट आप करके याद रखेंगे, भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। आगे हम बात करते हैं, सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता किस देवता, कौन से देवता थे जो सोम देवता थे? इनके बारे में आप मुझे बताएंगे। सोमू भाई जो रिलेट करते हैं, सोमू भाई किस चीज के देवता हैं, इसके बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, और मुझे बताएंगे। अच्छा, आपने एक बात सुनी है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं? सुनी है ये बात कहां से फेमस हुई? 33 करोड़ देवी देवताओं का सच क्या है? 33 करोड़ देवी देवताएं, 33 करोड़ देवी देवताएं देवता, इसका क्या सत्य है उसके बारे में मैं बात करता हूं। दरअसल यहां पर पहले तो ये समझिए किस चीज के देवता थे। ये प्लांट्स के देवता थे। जो सोमू भाई हैं अपने, ये प्लांट्स के देवता हैं। दूसरा पॉइंट है, 33 करोड़ देवी देवता, ये कोई टर्म नहीं है। दरअसल ये 33 कोटि देवी देवता हैं। 33 कोटि का मतलब है 33 टाइप्स के देवी देवता हैं, जैसे पौधों के, वायु के, अग्नि के, युद्धों के, ऐसे देवता। सबसे पावरफुल देवता कौन से, जिनका जिक्र 276 बार, यानी 250 से 276 बार के बीच में किया गया है? युद्ध के देवता कौन है? सोम के लिए आपको कौन सा मंडल देखने को मिलेगा जो सोम से रिलेट करता है? सोम देवता, सोम से रिलेटेड जो मंडल है वो कौन सा है? क्योंकि ऋग्वेद के अंदर अगर मैं बात करूंगा, ऋग्वेद के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं, 10,562 हाइम्स हैं। अलग अलग किताब में इसको अलग अलग बताया गया है। यानी सूक्त आपको देखने को मिल जाएंगे 1028 आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपकी हाइम है। हाइम ये तो आपके क्या है, ये तो आपकी सूक्त है। सूक्त आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये आपके छंद हैं। ये सूक्त हैं और ये आपके छंद हैं। ये सूक्त हो गए और ये आपके छंद हो गए। 10,562। ठीक है, आप फटाफट मुझे बताइए किस मंडल में है? तो राज नाम के लड़के ने कहा कि सर नो, 9 नेवर। तो 9 वाले जो कह रहे हैं, आप याद रखना, दैट इज करेक्ट। 9 आपका करेक्ट है। 9th मंडल में इनके बारे में बातें कही गई हैं। युद्ध के देवता हैं देवता इंद्र।
इंद्र देवता आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके अंतर्गत आएंगे इंद्र देवता। इंद्र देवता सबसे ज्यादा पवित्र माने जाते हैं, ठीक है, याद रखना। बहुत बढ़िया, ठीक है। सोमू भाई का मत बोलिए, वह देवता है। हाँ, तो सोमू भाई इनके परिवार वाले बोलते होंगे इनको, ठीक है। आगे बढ़िए। अहिल्यावाड़ किस वंश की राजधानी थी? अहिल्यावाड़ जो आपको राजधानी देखने को मिल जाएगी, वह किस वंश की राजधानी आपको अहिल्यावाड़ देखने को मिल जाएगी? फटाफट बताते हैं किस की है। आपने मुझसे राजपूत डायनेस्टी पढ़ी है, आपने मुझसे राजपूत डायनेस्टी पढ़ी है, तो आप जानते होंगे कि अब मैं किसके बारे में बात करूंगा। देखिए, भगवान हमेशा ही परम है। देवता में और भगवान में फर्क है, अगर आपको नहीं पता है तो समझ लीजिए। देवता इज अ डिफरेंट थिंग, भगवान इज अ डिफरेंट थिंग। भगवान इज अ डिफरेंट थिंग। सोम वॉज देवता, नॉट द गॉड। बात आई समझ में? तो भगवान जो है वो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बताइए भाई साहब। चलिए, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल तगड़े तरीके से बता दीजिए। देखो, अगर मैं बात बताऊं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए। देवता वो होते हैं जो पालन करते हैं, भगवान वो होते हैं जो निर्माण विध्वंस या सब चीजों को देखते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो भगवान जो होते हैं वो परम है, देवता जो होते हैं वो भगवान के द्वारा ही बनाई गई रचनाएं होती हैं। अच्छा, यहां हम देखते हैं अहिल्यावाड़, राष्ट्रकूटों की जो कैपिटल है वो आपको देखने को मिलती है, इनकी मान्यखेड़ कैपिटल है। मान्यखेड़ इनकी कैपिटल है राष्ट्रकूटों की। और इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं दंती दुर्ग इसके फाउंडर हैं। इसके फाउंडर कौन है? दंती दुर्ग इसके फाउंडर आपको देखने को मिल जाते हैं। पाल वंश के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कौन भला? पाल वंश के अंतर्गत मुझे बताइए कि इसमें आपको कौन देखने को मिलता? पाल डायनेस्टी के अंदर सर गोपाल देखने को मिल जाता है। और इनकी कैपिटल क्या है वो भी आप मुझे बताइए। और सोलंकी डायनेस्टी का जो अनहिलवाड़ है, अनहिलवाड़ सोलंकी डायनेस्टी का आपको देखने को मिल जाएगा, एरिया देखने को मिल जाएगा। और मित्राका जो डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है, मित्राका, मित्राका डायनेस्टी का कहां एरिया है? वल्लभी। वल्लभी इनकी कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी, कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी बिना परेशानी के। पाल डायनेस्टी की जो कैपिटल है वो आपको क्या देखने को मिलती है? सर शुरुआती तौर पर मुंगेर आपको देखने को मिल जाती है। शुरुआती तौर पर क्या देखने को मिलती है? दैट इज मुंगेर, जो आपको देखने को मिलेगी। तो दिक्कत थोड़ी है, मुंगेर आपको देखने को मिल जाएगी, जो बिहार के पास है मुंगेर। कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? देखो, कान्यकुब्ज वो है जिस पर गुर्जर प्रतिहारों का कब्जा था। कान्यकुब्ज वो है जहां से जयचंद था। कान्यकुब्ज वो क्षेत्र है जो आज की डेट में इत्र नगरी है। कान्यकुब्ज आखिरकार क्या है वो आप मुझे बता दीजिए। कांचीपुरम किसकी राजधानी है? पल्लव्स की राजधानी है। दिस इज कैपिटल ऑफ पल्लव, कैपिटल ऑफ पल्लव। पल्लव आपको देखने को मिल जाएगी, पल्लव्स। जो पल्लव वंश है आपका सिम्हा विष्णु के द्वारा बनाया गया था, तो उसकी कैपिटल आपको देखने को मिल जाती है कांचीपुरम। बट पॉइंट रेजेस है यार कि जो कन्नौज है उसी का पुराना नाम कान्यकुब्ज है, जो राजधानी रही है बहुत लंबे समय तक। राजा हर्षवर्धन की राजधानी, उसके बाद गुर्जर प्रतिहार की राजधानी ये रही है। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी चला था राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार वंश के बीच में। बहुत बढ़िया। निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिमसार के महल को बनाया है? राजा बिंबिमसार के महल को बनाने का जो जिक्र है वो किसके बारे में किया गया है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। राजा बिंबिमसार के महल को किसने बनाया है, इसके बारे में मुझे बताओ बिना किसी परेशानी के। और बिंबिमसार आखिरकार है कौन, इसकी डायनेस्टी क्या है, कौन है ये चीता, इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। देखो, बिंबिमसार का जो बेटा था उसका नाम था अजात शत्रु। अजात शत्रु इसके बेटे का नाम था। अजात शत्रु कुणिक था। कुणिक का मतलब होता है अपने ही पिता की हत्या करने वाला, पितृहंता था, पितृहंता था, ठीक है, फादर का, इसको बोलते हैं फादर स्लेयर, फादर स्लेयर इंग्लिश में बोलते हैं। राजा बिंबिमसार की डायनेस्टी हर्यक है। हर्यक डायनेस्टी का यह रूलर आपको देखने को मिलता है। वास्तविकता में मगध का रियल फाउंडर यही है। इसकी कैपिटल गिरिब्रज या राजगृह हुआ करती थी। और ये वो राजा है जिसके लिए जो महागोविंद हैं,
महागोविंद इनके वास्तुकार रहे हैं और काफी तगड़ा काम इन्होंने यहाँ पर किया है। तो आपको देखने को मिल जाएंगे महागोविंद, आपको देखने को मिल जाएंगे बिना परेशानी के। आप इनके बारे में याद रखेंगे, कोई समस्या तो नहीं आई भैया। अच्छा, कुणिक है, अजात शत्रु, इसी के बाद उदयन आएगा। उदयन ने ही पटना को बसाया था। उदयन वही है जिसने पाटलिपुत्र को फाउंड किया था। पाटलिपुत्र बसाया, पाटलिपुत्र बसाया, पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाया, और ये भी एक पितृहंता है, इसने भी अजात शत्रु की पार्किंग लगा दी थी। आगे आगे बात करते हैं, ये रहा अगला सवाल। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? मुजरिस। तो मुजरिस जो आपको देखने को मिलता है, मुजरिस, मुजरिस किस जगह आपको देखने को मिलता है, किस भारतीय राज्य के अंदर आपको उल्लेखित है? मुजरिस आखिरकार था क्या, और यह किस राज्य में आपको देखने को मिलता है? तो मुजरिस के बारे में समझना, एक प्राचीन बंदरगाह आपको देखने को मिल जाएगा। रोम, यूरोप अपने मसालों का ट्रेड यहीं से किया करता था, मुजरिस। तो मुजरिस के बारे में आपको पता लगेगा, ये केरल के अंदर था और यहीं से यूरोप से व्यापार था। यूरोप से भारत का प्राचीन व्यापार, भारत का प्राचीन व्यापार यहीं से होता था। तो ये आपको जगह देखने को मिलती है, मुजरिस नाम की जगह, मुजरिस नाम की जगह देखने को मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशवमेघ घाट पर किए जाने वाले दशवमेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? ये बहुत खतरनाक आपका सवाल आपका आ जाएगा, फटाफट बताएंगे बिना किसी परेशानी के। ये आपको कौन देखने को मिल जाएगा? ठीक है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परेशानी के आप मुझे बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप मुझे बताओ कि आपको क्या देखने को मिल जाएगा, क्या आपको देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। फटाफट बताएं। फटाफट से बताएं। ठीक है, देखिए अगर आपको सृष्टि की रचनाओं के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण करता है, उसके बाद भगवान विष्णु पालनहार हैं, और जब सृष्टि का विध्वंस करना होता है तब महादेव जगते हैं। अब यहां पर जो ब्रह्मा आपको देखने को मिलते हैं, भगवान ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा, ये वही है जो वास्तविकता में देखने को मिलता है। इन्होंने 10 अश्वमेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो दशवमेघ यज्ञ क्या होता है, और पॉइंट ये है कि इन्होंने इस कथा के अनुसार दशमेघ घाट कहां पे, दैट इज एट वाराणसी। दशमेघ घाट वाराणसी में है, वाराणसी में है। तो वाराणसी घाट पर ही इन्होंने 10 घोड़ों की अलग अलग बलि दी थी। अगर एक भी घोड़े की वहां पर बलि दी जाती है, एक डेटी के द्वारा इस चीज को अगर परफॉर्म किया जाता है, तो वो 10 घोड़ों के बराबर होता है। याद रखिएगा, बहुत ध्यान से याद रखना, ठीक है। चलो, और आज की डेट में ऐसी मान्यता है, जो वाराणसी के दशमेघ घाट पर जाकर डुबकी लगाता है, आज की डेट में उसको दशमेघ यज्ञ के बराबर जो है प्राप्तियां होती हैं, एक आशीर्वाद प्राप्त होता है। अच्छा, भगवान ब्रह्मा क्रिएटर माने जाते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज द क्रिएटर, ये क्रिएटर कंसिडर करे जाते हैं। एक बार हुआ था कि इनके 4 शीश हैं, परंतु इनका एक शीश किसने काट दिया था? भगवान महादेव ने काट दिया था। कारण क्या है? कारण ये था कि इन्हें घमंड हो गया था, इनको भी, विष्णु जी को भी घमंड हो गया था कि हम दोनों में या हम तीनों में सबसे शक्तिशाली कौन है। तो शिव जी ने कहा था कि ठीक है, आप जो मेरी किसी शरीर के भी एक हिस्से तक पहुंच जाएगा मैं उसको कंसीडर करूंगा, जो शिवलिंग को नाप लेगा मैं कंसीडर करूंगा वो सबसे बड़ा है। तो शिवलिंग का आकार इस हिसाब से विस्तृत होता चला गया कि ब्रह्मा जी उसकी कभी चोटी नहीं ढूंढ पाए और विष्णु जी कभी उसके अंत को नहीं ढूंढ पाए, और तभी से कहा जाता है हर हर महादेव। ठीक है, याद रखना। आगे मत, ये विष्णु पुराण की कहानी है। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो कि वर्तमान में कहां देखने को मिलता है? बिहार में आपको देखने को मिलता है। मौर्य राजवंश की शुरुआत चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी, चंद्रगुप्त के द्वारा की गई थी। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य जी का बहुत इसमें बड़ा हाथ रहा है। 323 बीसी के अंदर इस चीज को स्टार्ट किया जाता है। मेरे ख्याल से आप इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल रहा, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कि किसकी राजधानी हुआ करती थी? इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि ये किसकी राजधानी हुआ करती थी अकॉर्डिंग टू द रामायणा। रामायणा के अकॉर्डिंग इसके बारे में आप बताएंगे किसकी राजधानी यह हुआ करती थी। फटाफट बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए
बिना किसी परेशानी के। हाँ, देखो अगर आपने रामायण नहीं पढ़ी है तो मैं हल्का सा, या सुनी भी नहीं है, तो राजा जनक की पुत्री से विवाह करने के लिए कौशल नरेश दशरथ के पुत्र प्रभु राम और लक्ष्मण सभा में जाएंगे। तो कौशल नरेश कौन थे? राजा दशरथ थे। तो कौशल से आप याद रखेंगे दैट वाज कौशला। ठीक है, याद रखेंगे। कौशल की जो कैपिटल थी, उस कैपिटल आपको जो देखने को मिलती है कई बार, कैपिटल क्या बताई गई? महाजनपद काल में। महाजनपद काल में इसकी कैपिटल, जनपद काल में इसकी कैपिटल क्या बताई गई है? सो दैट इज श्रावस्ती। इसकी कैपिटल श्रावस्ती बताई गई है। श्रावस्ती बताई गई है, तो थोड़ा इसके बारे में याद रखना। हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग अलग है। कलिंग ओडिशा का क्षेत्र है। इसमें करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाए कौशल। एक चीज याद रखना, उत्तर प्रदेश के अंदर कभी भी कोई भर्ती परीक्षा होती है, वो यूपीएसआई हो, यूपी पैट हो, कोई और अन्य एग्जाम हो, वहां पर इस प्रकार की बातें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। माइथोलॉजिकली बहुत 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 ज्यादा पूछा जाता है। जो हिंदू माइथोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, इनका बहुत ज्यादा एबंडेंसी रहती है और ये पूछे जाते हैं। पूछ लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था, है ना। पूछ लेते हैं कि इस कथा के अंदर प्रचलित वह व्यक्ति कौन था जिसको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त था? परशुराम थे। ठीक है, तो ये सवाल पूछे जाते हैं। तो हिंदू माइथोलॉजी के बारे में बेसिक जानकारी आपको यहां होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा। नेम द सन ऑफ चंद्रगुप्ता हु रूल्ड बिटवीन 298 to 272 BC, एक्सपेंडेड द एम्पायर थ्रू आउट द इंडिया। ये कौन व्यक्ति है जो 298 से 272 तक गद्दी पर शासन करता है? इसके बारे में बताइए। जो एंटीओकस से सूखे अंजीर और मदिरा मंगाता है, सूखे अंजीर और मदिरा मंगाता है। वो कहता है कि मुझे चखने में सूखे अंजीर चाहिए और मुझे मदिरा भी चाहिए, वो भी अंगूर की मदिरा। अंगूर की मदिरा मुझे चाहिए, वो मंगाता है। ये अलग ही लेवल का आदमी था ये भी। प्लस पॉइंट ये है कि इसी को अमित्रघात भी कहा गया है। इसी को आप कहेंगे कि इसको अमित्रघात भी कहा जाता है। अमित्रघात इसको कहा जाता है। तो ये भी एक बड़ा सवाल आपके सामने, इसको अमित्रघात भी कहा जाता है। तो पॉइंट बहुत सारे हैं और आंसर इसके बहुत सारे हैं। तो इसको अमित्रघात भी कहा जाता है। तो बताते हैं इसके बारे में बात क्या होगी। सो दैट वाज बिंदुसार। अमित्रघात, सिंहशेन। सिंहशेन तो इसको ये कहा गया है सिंहशेन। तो इसको कहाँ कहा गया है? सिंहशेन। तो सिंहशेन तो इसको पता है कहाँ कहा गया है? कहाँ कहा गया है भाई? सिंहशेन इसको कहा जाता है केवल और केवल जैनिज्म कल्चर में, इसको सिंहशेन कहा जाता है। जैनिज्म में इसको सिंहशेन कहा जाता है। उसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, मुझे लगता है कोई समस्या होगी। आंसर इस बिंदुसार। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? इसके बारे में मुझे बताएं। वैदिक सभ्यता को किसी वैदिक सभ्यता में किस धातु की खोज हुई थी? किस धातु की खोज इसमें आप देखेंगे, किस धातु की खोज विशेष मानी जाती है? खोज विशेष इसमें मानी जाती है, विशेष मानी जाती है। माना जाता है कि ये खोज बहुत जरूरी थी। अगर ये खोज ना हुई होती तो शायद वैदिक सभ्यता के बाद इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया होता। इसके बारे में चर्चाएं की जा रही होती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता के रहिए। तो एक तरफा बता दीजिए। क्लास के अंदर मौजूद छात्र यदि सारे छात्र मिलकर भी एक बार क्लास में लाइक कर देते हैं तो लाइकों की संख्या 500 हो जाएगी। बहरहाल उम्मीद है कि आप इस चीज को जरूर करेंगे। और अगर मैं सवाल के जवाब की बात करूं तो याद रखना, यह किस नदी के तट पर विकसित हुई है वो बताइए। कि कौन सी वो नदी होगी जो आपको यहां देखने को मिल जाएगी जिसके तट पर ये विकसित हुई है? फटाफट इसके बारे में बात करते हैं, फटाफट बताएंगे। ठीक है, बताएं। तो दैट इज सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाएगी। ठीक है, चलो हम बात करते हैं। देखो अगर हम बात करें, करेक्ट आंसर होगा सरस्वती। करेक्ट आंसर होगा सरस्वती। इसमें करेक्ट आंसर होगा किस धातु की खोज विशेष मानी जाती है? आयरन की जो खोज है, आयरन एफी मेटल जो है उसकी बहुत ज्यादा विशेष खोज मानी जाती है। इसके बारे में याद रखना, दैट इज सरस्वती। नेक्स्ट अगला सवाल, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? Who is revered as the first poet in India? भारत के अंदर पहला पोएट जो माना जाता है वह किसको माना जाता है? ठीक है, चलिए फटाफट बताएंगे। ठीक है, बिना किसी परेशानी के हम बात करते हैं कि क्या समस्या इसके अंदर आपको नहीं होनी चाहिए। सबसे पुराने कौन से ऐसे गुरु हैं जो माने जाते हैं? तो दैट इज कंसिडर्ड एज महर्षि वाल्मीकि। कौन से हैं बाबू? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है द्विवेदी बाबू, मैं समझा दूंगा। ठीक है, और कॉमेडी बाई अक्की। ठीक है बाबू, ठीक है। आप मेरे ना चैनल पे एक वीडियो देख लेना जो रात 8:30 का है ना। मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब शांत हो जाओ, पढ़ लो। क्या कहते हो?
दैट इज महर्षि वाल्मीकि आपको देखने को मिल जाएंगे। कल्कि को माना जाता है 10th अवतार ऑफ भगवान विष्णु। ठीक है, कंसिडर कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं 23वें नंबर के सवाल। गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से रिलेट करता है? गच्छा एक एसोसिएट रिलीजन टर्म है जो किस रिलीजन से बात करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। फटाफट आप बात बताएंगे किससे रिलेट करता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बिना किसी परेशानी के। देखो बच्चे, ये बेसिकली है क्या? गच्छा का मतलब होता है एक साथ यात्रा करने वाले, एक साथ यात्रा करने वाले। गच्छा का शब्द का मतलब होता है एक साथ यात्रा करने वाले, एक साथ यात्रा करने वाले, यात्रा करने वाले गच्छा कहलाते हैं। एक साथ यात्रा करने वाले गच्छा कहलाते हैं। और ये दरअसल दिगंबर से टर्म रिलेट करता है। दिगंबर, दिक अंबर, दिक है जिनका अंबर, दिगंबर, दिगंबर से रिलेट करता है। दिगंबर क्या है? एक शाखा है, एक शाखा है, एक शाखा है जो जैनिज्म में देखने को मिलती है, जैनिज्म में देखने को मिलती है। जैनिज्म मूर्ति पूजाओं में इतना बिलीव नहीं करते हैं और इनकी जो संख्या है 84 है। और दिगंबर आपको देखने को मिलते हैं, दिक हो जिसका अंबर, दिक अंबर, यानी आप मान के चलिए जिनके वस्त्र जो हैं वो कपड़े हैं, जिनके वस्त्र जो हैं वो कपड़े हैं। तो इसी से ये रिलेट करता है। द करेक्ट आंसर वुड बी जैनिज्म, जो नग्न रहते हैं। जैनिज्म में नग्न रहने वाले जो हैं उनके बारे में बात की जा रही है। इसके बारे में आप याद रखना। ठीक है, चलिए, दिगंबर एक शाखा है, यही तो लिखा है लाडले। चलिए आगे बात कर दें। बहुत बढ़िया ठाकुर साहब, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? देखो, जरूरी नहीं है फिर से आपसे तीसरी बौद्ध परिषद के बारे में पूछेगा, बाकी परिषद भी पूछी जा सकती है। अच्छा, जितने भी ऐसे छात्र हैं क्लास में मौजूद हैं, इस क्लास को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं एंशियंट का भी वन शॉट लूं, एंशियंट का वन शॉट लूं जिस तरीके से मैंने मिडाइवल का पूरा कर दिया है। आपने मिडाइवल का वन शॉट नहीं देखा है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने मिडाइवल को यूट्यूब पर एक शॉट में खत्म करा है और ये रही उसके प्लेलिस्ट जो आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर ही। जो हमारी रिसेंट प्लेलिस्ट आप देखेंगे, ये रही कंप्लीट GS4 SSC CGL UPSI। ये रहा बच्चे 5 घंटे 1 घंटा 39 मिनट 2 घंटा 12 मिनट, यानी 5 6 7 7.5 घंटे में मैंने पूरा कर रखा है इसी तरीके से, और वो भी थियोरी में कर रखा है बाबू। अगर आप चाहते हैं मैं एंशिएंट का वन शॉट लूं तो जरूर डाल देना थियोरी इसके, या फिर डाल देना वन शॉट, डाल देना लाडले वन शॉट, आप कमेंट कर देना। बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगति आपकी कहां पर हुई थी। मैं शुरुआत से ही बात करता हूं। पहली बुद्ध संगति 483 में हुई, दूसरी 383 में, तीसरी 250 में, और चौथी होती है आपकी 78 में, कुछ 72 में, कुछ 100 में, क्योंकि फिक्स नहीं है कुछ, है ना। तो लोगों की अलग अलग मानसिकताएं अलग अलग बातें करती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट ये है, पहली जो होती है वो आपकी कहां होती है? राजगीर, नहीं आप खुद, चलो यार बता ही देता हूं, चलो। पहली होती है राजगीर गिरिब्रज में होती है, दूसरी वैशाली में होती है, तीसरी होती है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में होती है, पाटलिपुत्र में, और बाबू चौथी होती है आपकी कुंडल वन कश्मीर में, कुंडल वन कश्मीर में आपको देखने को मिलती है। पहली के अध्यक्ष आपको देखने को मिलते हैं महाकश्यप, दूसरे के आपको देखने को मिलते हैं कौन भला? दूसरे के आपको देखने को मिलते हैं, फटाफट बताइए। पहले के महाकश्यप आपको देखने को मिलते हैं, महाकश्यप आपको देखने को मिलते हैं। अगले के बताइए, तीसरे के फिर मैं बताता हूं, चौथे के आपको देखने को मिलते हैं वसुमित्र और अश्वघोष, दो लोग हैं, वसुमित्र है, अश्वघोष है, अश्वघोष है, ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहां आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, सबाकामी देखने को मिलते हैं, साबाकामी देखने को मिलते हैं, और यहां आपको देखने को मिलते हैं मोगली पुत्र तिस्स, मोगली पुत्र तिस्स आपको देखने को मिलते हैं, मोगली पुत्र तिस्स देखने को मिलते हैं। तो इन सब के बारे में आपको याद रखना होगा किस किस राजा के टाइम पर है। चलिए, सबसे पहली आपकी चंद्रगुप्त, सबसे पहली आपकी किसके समय में देखने को मिलती है? 483 में कौन जिंदा था? अजात शत्रु। दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी कुषाण वंश का कनिष्का। आगे बढ़िए, तो आंसर होगा इसका पाटलिपुत्र, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, तीसरी पूछी थी, ये लीजिए सवाल ये रहा आपके सामने। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? कौन थे जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे? मैं ना केवल सब इंस्पेक्टर बल्कि यूपी पुलिस के सवालों को भी नहीं छोड़ूंगा।
क्योंकि अब की बार यूपी एसआई पार। करेक्ट। हम बात करते हैं कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, सो दैट वाज बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या करके ही शुंग डायनेस्टी की इसने नींव रख दी थी। शुंग वंश की नींव रखी। शुंग वंश की नींव इसके द्वारा रखी गई थी। एक तरफा माहौल पूरा वेवी बना दिया था। 26 है प्राचीन भारत में जगदंगी जगदाग्नि जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में आपको देखने को मिलता है? जमानिया आपको किस स्थान पर देखने को मिलता है, इसके बारे में आप फटाफट से बताएंगे। जमानिया आपको कहां देखने को मिलता है? हिंट दूं? जमानिया पूछ लो, हिंट पूछ लो यार, मुझे मजा आएगा हिंट बता के। खैर कोई बात नहीं, मैं अच्छा आदमी हूं तो मैं खुद बता देता हूं। देखो बात यह है, ये वही स्थान है जहां पर 1805 में आपने कॉर्नवालिस की हत्या कर दी। चार्ल्स कॉर्नवालिस को चाकू मार दिया था। चार्ल्स कॉर्नवालिस को कॉर्नवालिस की हत्या कर दी थी। चार्ल्स कॉर्नवालिस की हत्या यहां पर कर दी गई थी, उसके बारे में यहां बात की गई है। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस की हत्या कहां पर की गई है? एक कह रहा है क्या रे, वाराणसी कैसे हो जाएगा? सीतापुर बता रहा है। एक बताओ क्या करूं मैं इसका? क्या करूं मैं तेरा, तुझे मार भी नहीं सकता, हाँ तुझसे प्यार जो करता हूं। याद आया वो उसका डायलॉग? वेलकम मूवी का है ये, ठीक है। चलिए, द करेक्ट आंसर अबे गाजीपुर है बे। गाजीपुर है, गाजीपुर। चार्ल्स कॉर्नवालिस की हत्या 1805 में गाजीपुर में खंजर मार के की गई थी। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। अगला सवाल है 27वां। पाल राजवंश का सर्वप्रथम राजा कौन सा था? यानी फाउंडर पूछा है। फाउंडर पूछा है। अच्छा मुझे फाउंडर का तो बताओ बताओ, साथ में ये भी बताओ कि पाल राजवंश में से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग किसने लिया था? इसमें से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग किसने लिया था, उसके बारे में भी बताते चलना कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग में किसने भाग लिया था। तगड़े तरीके से बताओ और लाइक करते रहो यार क्लास को। क्या रे, क्या करते हो तुम? ध्यान क्यों नहीं देते तुम? हैं? पढ़ाई पे ध्यान नहीं है? दीपक नाम का एक बच्चा लिख रहा है, सर सॉरी सर लेट हो गया। कोई बात नहीं, दरोगा की वर्दी तो दिला ही देंगे। सर धर्मपाल है। अच्छा, बट धर्मपाल तो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला धर्मू भाई उर्फ धर्मपाल। इनकी महिला मित्र इनको प्यार से धर्मू कहती होगी। और अगर मैं बात बताऊं, पाल राजवंश के जो फाउंडर आपको देखने को मिलते हैं दैट इज गोपाल। ठीक है, नंदलाल नहीं थे, देवपाल भी नहीं थे। क्या रे देवबू, आगे बढ़े। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए अगला सवाल आपके सामने। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दी थी? एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने पिता की भी हत्या कर दी थी। इसके लिए हिंट ये हो जाएगी, ठीक है चलिए, इसकी हिंट आपको क्या देखने को मिल जाएगी? इसकी हिंट ये है भाई, एक ऐसा स्थान आपको देखने को मिल जाएगा, या आपको एक ऐसा व्यक्ति देखने को मिल जाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पिता की हत्या करता है। अपने पिता की हत्या करता है, पिता की हत्या करता है। व्यक्ति जो अपने पिता की हत्या करेगा वो आपको यहां देखने को मिल जाए। क्या वो बिंबिसार है? क्या वो अशोक है? क्या वो चाणक्य है? या क्या वो अजात शत्रु है? राजगृह से पाटलिपुत्र हस्तांतरित जो की है थी, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि आंसर इसका वास्तविकता में सही मायने में होना चाहिए। फटाफट आप बताएंगे क्या इसके अंतर्गत आंसर होना चाहिए। एक तरफा इसके बारे में आंसर मुझे बताएं। ठीक है, अगर आपने आंसर नहीं बताया तो फिर डिस्टर्ब कर दिए जाओगे आप। बिना परेशानी के बताइए।
फटाफट बताएं। तो ज्यादातर बच्चों ने बता दिया अजात शत्रु, अजात शत्रु, हर एक बच्चा। सर फट्टे बजा दो क्लास में। ओके, देखो भाई बात ये है कि इसका करेक्ट आंसर है उदायन। अब वो ऑप्शंस में नहीं है तो वो ढूंढना आपका काम था। दरअसल जब ये एग्जाम के अंदर आया 2018 में तो इसका आंसर दिया गया अजातशत्रु। फिर इस क्वेश्चन पे क्या हुआ, इस क्वेश्चन के ऊपर पिटीशन फाइल की गई, ये सवाल का आंसर आपका गलत है। तो ऐसी परिस्थिति में बताया जाता है कि राजगृह से पाटलिपुत्र कैपिटल शिफ्ट करने वाला उदायन था, कोई और नहीं था। उदायन था तो करेक्ट आंसर उदायन होगा। उदायन को ही फिर चुना जाता है और उदायन वाले बच्चों को सही नंबर मिले। इस सवाल के नंबर सबको मिले थे, अजातशत्रु आंसर नहीं है। द करेक्ट आंसर इज उदायन। सवाल गलत था ये और इसके ऑप्शंस भी गलत थे, बाद में नंबर सबको मिले थे। करेक्ट आंसर इज उदायन। ठीक है, चलिए हंसो अब। ठीक है, ई ऑप्शन है रे इसमें। आगे हम बात करते हैं। अच्छा, क्या इसने अपने पिता की हत्या करी थी? हाँ भाई बिल्कुल करी थी। उदायन के पिता का नाम क्या था? अजातशत्रु। तो इसकी पार्किंग लगा के ही तो उदायन राजा बना था। उदायन करेक्ट आंसर है इसका। क्या बात, और बताया भी था मैंने तो अभी कुछ देर पहले भी बताया था। आगे हम बात करते हैं। इटावली यात्री, इटावली का मतलब होता है इटालियन, इटालियन ट्रैवलर हु गिव अ हाईली अप्रिशिएटिव एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ विजयनगर। इसका नाम क्या होगा? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत तगड़ी ही डिटेलिंग देता है विजयनगर के बारे में। उसका नाम थोड़ा सा बताइए। एक ऐसा व्यक्ति है जो 1420 में आया और 1430 तक रहा था। तो वही इटालियन आपको देखने को मिल जाएगा। फटाफट इसके बारे में हम बात करते हैं, कौन आपको वहां देखने को मिल जाएगा। फटाफट इसके बारे में आप बात करिए, नाम इसका क्या हो जाएगा, किस तरीके से आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बिना किसी परेशानी के आप बताएंगे किसके समय में आया था, किसके समय में रहा भी, उसके बारे में बात करते हैं। सर इसका नाम था निकोलो कॉन्टी। इसका नाम था निकोलो कॉन्टी। देखो निकोलो कॉन्टी के बारे में एक बात बता देता हूं। देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आया था, फर्स्ट के शासनकाल में आया, शासन काल में आया था, क्योंकि देवराय फर्स्ट का शासनकाल 1406 से लेकर 1422 तक रहा है। परफेक्ट। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी? हर्षवर्धन गद्दी पर किस वर्ष में बैठा? किस वर्ष में बैठा मुझे बताएं। अच्छा, किस वर्ष में बैठा मुझे बताना पड़ेगा। ये नर्मदा बैटल कब हारा? ये नर्मदा बैटल कब हारा, किससे हारा? नर्मदा युद्ध कब हारा, किससे हारा? और इसकी मृत्यु कब हो गई थी? क्योंकि मृत्यु ही परम सत्य है। इसकी कैपिटल थानेश्वर थी और इसकी कैपिटल कन्नौज भी रही है। करेक्ट आंसर हम थानेश्वर के साथ जाएंगे क्योंकि इसकी पहली कैपिटल जो थी वो थानेश्वर आपको देखने को मिल जाएगी। बिना किसी परेशानी के आप याद रखेंगे। ठीक है, बिना किसी परेशानी के आप याद रखेंगे, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, याद रखना। तो यार थानेश्वर कन्नौज दोनों है। हालांकि ऑप्शन कभी ऐसे नहीं आने चाहिए कि दोनों ही ऑप्शन आ जाएं, बट फिर भी अगर आ जाए तो याद रखना कि दोनों ही ऑप्शन इसमें होंगे। अच्छा, पहले 2013 तक प्री मेंस 2 होते थे। ठीक है, याद रखना, लिख के होता था प्री, बाकी तो यार दूसरा तो वैसे ही नाम ही था प्री मेंस। अच्छा, नर्मदा युद्ध के बारे में बात बताऊं, ये 618 में हुआ है, मृत्यु 647 में हुई है। और किस वर्ष गद्दी पे बैठा था? तो वो 606 में बैठा था, क्योंकि 605 में इसके पिता की डेथ हुई। उसके बाद राज्यवर्धन बैठा था, राज्यवर्धन के बाद हर्षवर्धन बैठा था। इसके पिता का नाम पुष्यभूतिवर्धन था। इसके पिता का नाम क्या था? पुष्यभूतिवर्धन इसके पिता का नाम था। पुष्यभूतिवर्धन देखने को मिल जाएगा, पुष्यभूतिवर्धन इसके पिता का नाम देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? फटाफट बताएंगे। बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश है। इसके लिए जो बुद्ध हैं, बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था उसका सिग्नेचर क्या है, उसका साइन क्या है? साइन या सिंबल उसका क्या देखने को आपको मिलता है? सिंबल उसका क्या देखने को आपको मिलता है? क्योंकि हर एक चीज का इनके जन्म से सिंबल है। तो मैंने इनके जीवन का सिंबल आपसे पूछा कि साइन या सिंबल आपको क्या देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से अगर आप देखेंगे, एक इस प्रकार का चक्र आपको देखने को मिल जाएगा 24 तीलियों वाला। एक हिरन यहां बैठा है और एक हिरन यहां बैठा है, ये सिंबल है इस चीज का। एक हिरन यहां बैठा है। सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे और ये पहला उपदेश कहलाता है धम्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, और ये इन्होंने सारनाथ में दिया था, काफी फेमस भी रहा था। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं बोध गया एंड जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई है। 23वें तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म कौन से देखने को मिलते हैं? पार्श्वनाथ है, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में याद रखना। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी के बारे में अगर बात करूं, ये 24वें नंबर पे आपको देखने को मिल जाएंगे।
और ये काफी मजबूत फैमिली, क्षत्रिय फैमिली से रिलेट करते हैं। वर्धमान इनका बचपन का नाम था, वर्धमान इनके बचपन का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है? Who was the last ruler of the Magadha Empire? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, इसके बारे में बताइए। मगध साम्राज्य के अंतिम शासक के बारे में, क्या वो बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयन था या कालाशोक था? मगध साम्राज्य के लास्ट रूलर की बात कर रहे हैं, फटाफट। मगध साम्राज्य के लास्ट रूलर वर्धमान नहीं था रे। अभिनंदन, अभिनंदन कौन है भाई? फटाफट मैंने आपसे पूछा कि लास्ट रूलर आपको कौन देखने को मिल जाएगा, फटाफट बताइए। फटाफट बात करते हैं। इसके आंसर भी बहुत तगड़े तरीके से बताऊं, इसके आंसर को मैं फिर एक्सप्लेन भी करूंगा। देखो भाई, बात क्या है, दरअसल इस सवाल में कॉन्सेप्चुअली एरर है। दिस क्वेश्चन हैज एरर, इस क्वेश्चन में एरर है, रखलिए सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मैं उसके ऊपर भी प्रकाश डालता हूं। इस हिसाब से तो देखो, उदयन कैसे हो जाएगा? बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन, और इसमें आपको देखने को मिल जाएगा लास्ट कालाशोक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कालाशोक देखने को मिल जाएगा, कालाशोक देखने को मिल जाएगा। क्यों? देखो यार, पॉइंट ये है कि इसमें लास्ट रूलर बताओ ना आप इसमें, क्योंकि उदयन के बाद भी रूलर्स आएंगे, उदयन की बाद भी रूलर्स आएंगे, तो इस हिसाब से तो आपको देखने को मिल जाएगा कालाशोक फाइनल है। इसमें लास्ट रूलर आपको बता देना है कि इन सब में लास्ट कौन सा है, इन सब में लास्ट कौन सा है, इन सब में लास्ट कौन सा है। तो इन सब में लास्ट आपको देखने को मिल जाएगा, दैट इज कालाशोक। इन सब में लास्ट देखने को मिल जाएगा कालाशोक। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। क्योंकि अगर हम यहां पर जाएंगे तो उदयन के बाद आपको कौन देखने को मिल जाएगा? उदयन के बाद, उदयन के बाद आपको देखने को मिल जाएगा कौन भला? आपका नाग दशक देखने को मिल जाएगा, नाग दशक देखने को मिल जाएगा। और नाग दशक की पार्किंग कौन लगा देगा? शिशुनाग। और शिशुनाग इसको मार देगा, और शिशुनाग एक नई डायनेस्टी का स्टार्टिंग कर देगा, शिशुनाग एक नई डायनेस्टी शुरू कर देगा। ठीक है, नाग डायनेस्टी शुरू कर देगा। इसके बाद आएगा कालाशोक। ठीक है, तो इस तरीके से फैमिली आपकी एक्सपेंड करती चली जाएगी। तो ये डायनेस्टी अलग है, शिशुनाग वंश है, तो शिशुनाग वंश इनसे अलग है। तो इसमें हमने देख लिया कि इनमें लास्ट कौन सा है। ठीक है, वैसे अगर हम बात करेंगे मगध एम्पायर के लास्ट, वो बृहद्रथ है, क्योंकि मगध मौर्य भी मगध एम्पायर के अधीन आते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, मौर्यंस भी इसी के अधीन है। मौर्य भी एक मगध साम्राज्य है, मौर्य भी एक मगध वंश का, मौर्य भी एक मगध वंश का हिस्सा है, मगध वंश का हिस्सा है, मगध वंश का हिस्सा है। तो याद रखना, ये भी मगध वंश का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल है। आर्यभट्ट वॉज फेमस फॉर, आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध, कौन था? आर्यभट्ट कौन थे? खगोलविद थे, चित्रकार थे, चिकित्सक थे, एस्ट्रोनॉमर थे भाई। जो आर्यभट्ट थे फेमस एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, चलिए, तो इस हिसाब से तो बृहद्रथ होगा ना लाडले, क्योंकि मौर्य वंश का लास्ट रूलर बृहद्रथ है, तो बृहद्रथ होगा लास्ट मगध एम्पायर का रूलर। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। ये कौन बच्चा है जो पैसे दे जा रहा है, वो भी लाइव चैट में? है है कौन है? 200 रुपए दे दिए भाई इसने। बाबू, आपको 200 रुपए देने की आवश्यकता नहीं थी। बहरहाल, अगर आपने 200 रुपए दिए हैं तो इन 200 रुपए को मैं अलग लेवल पे खर्च करूंगा। लेकिन आपकी कमेंट क्या है? मैं तो आपकी कमेंट भी नहीं देख पाया। कमेंट, सर मैंने आपकी क्लास ली थी, यूपीएससी की बैच लिया हूँ, लेकिन आप हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे हो, उसमें मुझे आपका समझ आता है। यूट्यूब पर कंप्लीट थ्योरी लाइए प्लीज़। ये ले बेटा, पहले तो हर्ट ले, और ये लाइक ले, और नीलू सहानी हिस्ट्री की क्लास में यूट्यूब पे कराऊंगा, टेंशन फ्री रहिए। थ्योरी मेडाइवल पूरी करा दी है, वो देख लेना। अब तुमने जो मुझे 200 रुपए दिए हैं, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इन्हें इन्वेस्ट कहाँ करूँ। ठीक, आगे बढ़ो। ठीक है, ये एस्ट्रोनॉमर है, याद रखना। अगला सवाल 35, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया, लेकिन सांची स्तूप के बाहर जो तोरण बना हुआ है, सांची स्तूप के बाहर जो तोरण बना हुआ है, वो समझिए। ये 200 रुपए मुझे नहीं खरीद सकते, मुझे खरीद सकता है आप लोगों का PYAAAR, याद रखना। ठीक है, तो आप लोगों के प्यार ने मुझे
मतलब ऋणी बनाया हुआ है, मैं ऋणी हूं आप लोगों का, है ना। तो आप लोगों के लिए मैं जितना भी कर दूं उतना कम रहेगा, मैं अपनी तरफ से अधिकतम करूंगा, ठीक है। बाकी 200 रुपए के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, तोरण की अब हम बात करते हैं। तोरण की मुझे बताइए, तोरण का निर्माण किसने करा? ये पुष्यगुप्त ने करा, पुष्यमित्र, पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त ने करा है, पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था, पुष्यमित्र शुंग। तोरण होता है एंट्री गेट होता है तोरण, ठीक है, याद रखना। तो आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा आपका, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से है? सर श्वेतांबर जो अपनी बॉडी पर सफेद वस्त्र पहनते, दिगंबर जो वस्त्र ही नहीं पहनते, नग्न अवस्था में रहते हैं। तो करेक्ट आंसर याद रखना, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जैनिज्म। जैनिज्म आपका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, करेक्ट है। लीजिए अगला सवाल ये रहा, जातक कथाएं किससे रिलेट करते हैं? देखो अगर मैं बात करूं, जातक कथाओं का रिलेशन है अजंता केव से। तो अजंता केव्स के अंदर जो वाकाटक डायनेस्टी के द्वारा क्रिएटेड बहुत सारी चीजें हैं वो आपको यहां देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, यहां देखने का आपको मिल जाएंगे। तो कोई परेशानी आपको यहां देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रखेंगे, इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रख लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। हाँ भाई, बताइए फटाफट से। हाँ, दैट इज रिलेटेड टू गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध से रिलेट करती हैं जातक कथाएं, गौतम बुद्ध से ये रिलेट करती हैं जातक कथाएं, तो इसके बारे में भी और डायरेक्टली याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है कि सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। तो पूछा जाता है सीधे तौर पर आनंद कारज किसने शुरू किया? तो अगर मैं पूछ लिखूं गुरुमुखी लिपि किसने शुरू करी थी, गुरुमुखी लिपि किसने स्टार्ट करी थी, लिपि, गुरुमुखी लिपि जैसा कि मुझे आती है, जैसे मैं लिख के दिखाऊं तो दैट इज लाइक बेसिकली माई नेम, दिस इज माई नेम, ये मेरा नाम है, जीत भाई लिखा हुआ है, राइट। तो दैट इज गुरुमुखी लिपि, है ना। तो गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी इसके बारे में पूछा जा सकता है ना। ये अंगद देव जी ने स्टार्ट करी है, ये किसने? अंगद देव जी के द्वारा गुरुमुखी लिपि को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अंगद देव जी के द्वारा गुरुमुखी लिपि को स्टार्ट किया गया है। दूसरा आप बात बताएंगे बिना परेशानी के कि ये किसके द्वारा, ये अमरदास जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, गुरु अमरदास जी के द्वारा, गुरु नानक देव जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था धर्म को। गुरु गोविंद सिंह जी इसके 10th नंबर के गुरु थे, ठीक है। और रामदास जी इसके 4th नंबर के गुरु थे, याद रखना रामदास जी वॉज 4th गुरु। इन्हीं ने अकबर से 500 बीघा जमीन खरीदी थी, इसके बारे में याद रखना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया था? दूसरे चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में, दैट इज फाहियान, ये आपको देखने को मिल जाएगा फाहियान। अश्वघोष वसुमित्र दोनों के दोनों आपकी 78 एडी में राजा कनिष्क के दरबारी थे, तो ये कैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो कनिष्क, अंगद देव ही तो लिखा है भाई रे, अंगद ही तो लिखा है, सेकंड गुरु अंगद, अंगद देव के द्वारा स्टार्ट किया गया था इसको, अंगद, अंगद देव जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ना सिर्फ गुरुमुखी लिपि, इनको लहना भी बोलते थे, लहना भी इन्हीं को बोला जाता था रे, क्या रे। आगे हम बात करते हैं, ये नोट हो गया। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है, कुल वेदों की संख्या कितनी है? ठीक है, ये हो गया ना फायान। तो बताइए सबसे प्राचीन जो ग्रंथ हैं वो आपको वेद देखने को मिलते हैं, और वेदों की संख्या आपको कितनी देखने को मिलती है इसके बारे में हम बताएंगे, कितने वेद आपको देखने को मिलते हैं बिना किसी परेशानी के। देखो वेद है, सबसे पुराना ऋग्वेद है, देन आपका यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सबसे अंतिम 4 वेद है, 6 वेदांग हैं, 18 पुराण हैं, ठीक है, याद रखना 108 उपनिषद हैं, वैसे 200 हैं बट पढ़ने लायक आपके कम ही हैं, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल ये रहा, प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों में से किसके अवशेष पाकिस्तान में है, पूछा गया है। कालीबंगा दैट इज इन राजस्थान, बाकी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो दैट इज इन पाकिस्तान, एनपी दोनों। ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल भी आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में आते जाते रहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, इसके बारे में कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए वरना आप हंसा दिए जाओगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगले सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, एक तरफा सवाल है आपका, ये क्या लिख रहा है जीत सर जी, क्या है? I want to difference between IPC and BNS and CRPC. We are the major difference. What are they consist? जो बच्चे पूछा IPC, BNS, CRPC इन सब में क्या फर्क है, आप कल की क्लास देख लेना जिसको भी इसके बारे में फर्क हो।
क्योंकि मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए कल बीएनएस की एक तरफा क्लास होने वाली है। ठीक है, एक ही क्लास के अंदर संपूर्ण बीएनएस की धज्जियां उड़ाने का प्लान था। दिस वाज द प्लान। तो ये प्लान है, कल की क्लास आपकी होगी दोपहर में 1 बजे से क्लास का रंगारंग कार्यक्रम शुरू होगा। ठीक है, 26 अगस्त में आपका स्टार्ट होगा। आ जाना, दे जान लेना प्रोग्राम। ये रहा सवाल, पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और बसने वाले कौन थे जो भारत के बाहर से आए और भारत में बसे? बताइए। अच्छा सवाल है, तगड़े लेवल पे आता है। इनके बारे में अलग अलग लोगों ने किताब लिखी है। पहली किताब मैक्स म्यूलर ने लिखी थी। इनके बारे में पहली किताब किसने लिखी थी? मैक्स म्यूलर ने। पहली किताब इनके बारे में किसने लिखी थी? पहली पुस्तक इनके बारे में, पहली पुस्तक इनके बारे में मैक्स म्यूलर ने लिखी थी। किसने? मैक्स म्यूलर ने लिखी। मैक्स म्यूलर ने लिखी थी। इनके बारे में जो पहली किताब लिखी थी वो मैक्स म्यूलर ने लिखी थी। ठीक है, मैक्स म्यूलर ने कहा था कि ये लोग आपकी मिडल ऑफ द एशिया से आए हैं। ठीक है, द करेक्ट आंसर वुड बी आर्यंस। अरे मुगल्स बहुत बाद में आए, अफ्रीकन्स तो हम आने ही नहीं दे पा रहे हैं। ब्रिटिशर 1600 में आए हैं, बातों को समझो। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल है 43, वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? वेदों में भी देखो, वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इनसे भी प्राचीन क्या है, बात को समझिए। याद रखना, क्या ऋग्वेद सबसे प्राचीन है? हाँ। अच्छा, एक सवाल आप सभी लोगों का आता है, क्या यह क्लास पर्याप्त है? क्या यह क्लास पर्याप्त है? पर्याप्त होगी? क्या यह एक क्लास पर्याप्त है? ठीक है, ये सवाल जिसका भी हो कि क्या यह एक क्लास पर्याप्त है, तो मैं आपको बता दूंगा इस क्लास के लास्ट में बताऊंगा आज। ठीक है, आज इस क्लास के लास्ट में बताऊंगा कि क्या यह एक क्लास पर्याप्त है या नहीं। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 3 आपको देखने को मिलते हैं लाडले, जो बाद में बने हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं त्रिवेदी क्या कहा, त्रिवेदनी किसको कहा जाता है? ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है वेद त्रय किसको कहा जाता है? वेद त्रय किसको कहते हैं? त्रयी, वेद त्रयी किसको कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को अगर हम मिला दें तो ये वेद त्रयी कहलाएगी। ये वेद त्रयी कहलाएगी, द ग्रुप ऑफ 3 वेदास, क्योंकि इसके अंदर काला जादू, ठीक है, टोना टोटका, प्रेम विवाह, मनचाहा प्यार, स्वतंत्र से छुटकारा, ठीक है, वो चीजें अथर्ववेद के अंदर हैं। राम राम भाई रिया। लीजिए आगे बात करते हैं, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंधित स्थानों को सम्मिलित करें। बुद्ध भाई का जो जन्म हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था, बताइए। इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ? इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई है। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया है। उनको निर्वाण कुशीनगर में मिला है। जन्म स्थान इनका लुम्बिनी में ही देखने को मिलता है। तो कमाल की बात आपको ये देखने को मिलती है कि ये पहले से ही मिले हुए हैं। इसमें आपको कोई भी नई चीज देखने को नहीं मिलती, ऑलरेडी मेडअप है। ठीक है, चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 लीजिए। पहला ही ऑप्शन, पहला ही सब कुछ, क्योंकि पहले की तो बात ही कुछ और होती है। हाँ? आय हाय, बहुत बढ़िया। एक बच्चा पूछा मनचाहा प्यार कैसे पाएं? दरोगा बनकर आप चीज को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पहला प्राप्त होगा इस बारे में नहीं कहा जा सकता। ठीक है आगे देखिए, सत्यमेव जयते, इसका मतलब है सत्य की हमेशा विजय होती है। और जो छात्र हैं वो हमेशा जानते होंगे कि मेरी स्लाइड्स पे हमेशा ये बना होता है। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है दिस इज लाइक दिस इज इन माई ईच क्लास, इसका मतलब है सत्य की हमेशा विजय होती है। और मैं अपनी क्लासों में इस कारण से इसको बना के रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सत्य की हमेशा विजय होती है और मैं सत्य का ही प्रयोग हमेशा कर रहा होता हूं। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है ये मुंडक उपनिषद में आपको देखने को मिल जाएगा। भागवत गीता में ऐसे कुछ श्लोक नहीं है। मनुस्मृति के अंदर सामाजिक कल्याण व एक प्रकार से पुराने समय का संविधान आपको देखने को मिलता है। राइट, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य आपका कौन सा देखने को मिलता है? महाकाव्य, द ओल्डेस्ट हिंदू एपिक आपको जो देखने को मिलता है, सबसे बड़े महाकाव्य की बात इसमें की जा रही है। तो इसके बारे में आप फटाफट से चर्चा करेंगे कि सबसे पुराना महाकाव्य आपका कौन सा है। फटाफट इसके बारे में चर्चा करिए, बताइए, समझाइए, परखवाइए और सही जवाब इसका मुझे तगड़े तरीके से बताइए। सबसे बड़ा जो ओल्डेस्ट आपको देखने को मिलता है वो मुझे बताएं, जो हिंदू एपिक भी है, बताएं। त्रेता युग में थे तुम, आए द्वापर में भी। त्रेता युग में थे तुम, त्रेता लाइक सबसे पहले तो त्रेता वाज रामायण, ठीक है। द्वापर वाज महाभारत,
और उसके बाद कलयुग आपको देखने को मिलता है। तो कलयुग में तो अष्टाध्यायी, महाभाष्य सब कुछ लिखा गया है, तो याद रखना। अच्छा, लॉन्गेस्ट अगर मैं बात करूं, लॉन्गेस्ट एपिक आपका कौन सा है? दैट इज महाभारत। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा है, वेद व्यास ने महाभारत को लिखा है। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब के संकेत हैं? भारत में मूर्ति पूजा होती थी ऐसा हमें लगता है, और ये कब से होती थी ऐसा हमें कब से लगता है? इसके बारे में थोड़ा सा आप इस बात पर थोड़ा दृष्टि डालेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी। तो फटाफट बताइए, कब से भारत के अंदर मूर्ति पूजा हो रही है? देखो, अगर मैं बात बताऊं, आर्यंस के टाइम से हमें लगता है कि भारत में मूर्ति पूजा हो रही है, फ्रॉम द वैदिक्स, वैदिक एज से हमें लगता है, ठीक है। और वैदिक एज में आर्यंस पहले ही आ चुके थे। निम्नलिखित में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? उपनिषद किसके बारे में बात करता है? लीगल स्टेटमेंट ऑफ आर्यंस, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्यंस, नन ऑफ द अबव, या फिलोसॉफिकल एंड प्रिंसिपल ऑफ आर्यंस, आर्यों के दर्शन, भूमि, टुकड़े, गहन, ठीक है। तो इस सब के बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है, उपनिषद किसके बारे में व्याख्या करता है? सर, सर, सर समझिए सर। देखो, आर्यों की कानून व्यवस्था ये आपको मनु स्मृति में देखने को मिलती है, समझे? आर्यों के दर्शन और सिद्धांत उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है पैरों के समीप बैठकर ज्ञान का अर्जन करना। ये दर्शन फिलॉसफी को बताता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, ये जीवन चक्र क्या है, ये कब तक चलता रहेगा, कब तक हम जन्म लेंगे मरेंगे, जन्म लेंगे मरेंगे, जन्म लेंगे मरेंगे, कब हमें इस अनंत काल के भोग से छुटकारा मिल पाएगा, मुक्ति का मार्ग क्या है, ये सब हम उपनिषद में पढ़ते हैं। आगे बढ़िए। कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक मानी जाती है? देखो, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको देखने को मिलता है कि वो ऋग्वैदिक काल में भी आपको देखने को मिलता था? वो कौन सी प्रैक्टिस इसके अंदर कंसीडर की जाती थी? फटाफट मुझे बताइए। दरअसल बात यह है कि विवाह हर कोई चाहता है, परंतु वैदिक काल में विवाह के 8 प्रकार थे। उसमें एक विवाह होता था गंधर्व विवाह, आज की डेट में वही लव मैरिज कही जाती है। एक होता था ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह में एक ब्राह्मण से अपनी पुत्री को ब्याह दिया जाता था। एक होता था आपका आर्य विवाह, उसमें यह होता था कि एक आर्य विवाह होने में दहेज जाता था। उस दहेज के बारे में चर्चा की गई, वो जो 8 विवाह। अबे बाल विवाह नहीं था, बाल विवाह ऐसी कोई चीज नहीं थी, नहीं 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 नहीं, पर्दा भी नहीं था, सती भी नहीं था, डाउरी था, खाली दहेज दिया जाता था, डाउरी। अरे बाल विवाह नहीं था रे, डाउरी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था किस चीज का? कॉटन, गोल्ड, या मिट्टी के बर्तन, एदनवार, या फिर आपके ब्लैक पेपर? ब्लैक पेपर किस चीज का यहां पर अर्जन किया जाता था, उसके बारे में थोड़ी सी आप बताएंगे। किसका हम निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट हम किस चीज का करते थे, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। किस चीज का एक्सपोर्ट किया करते थे? सर कॉटन टेक्स्ट का एक्सपोर्ट किया जाता था। किसका? कॉटन, कॉटन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट किया जाता था, कॉटन का। सर्वप्रथम किसने चांदी के रुपए चलाए? चांदी के रुपए चलाने का श्रेय किसको जाता है? जिसने चांदी ही चांदी काट दी थी, उसी ने चांदी के रुपए भी चलाए होंगे, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। चांदी के रुपए चलाने वाले व्यक्ति का नाम क्या रहा होगा? फटाफट बताइए। ठीक है, चांदी से मुझे याद भी आया कुछ, ठीक है, चांदी से मुझे एक बहुत तगड़ी ही चीज याद आ गई, फटाफट बताइए। देखो, इन्होंने दिनार चलाए थे 121 ग्रेन के, इन्होंने चलाए थे दिनार 121 ग्रेन के, 121 ग्रेन वजन होता है, ठीक है, याद रखो। तो मुझे क्या चीज याद आई? मुझे याद आई कि सोना चांदी एक तरफ, तेरा होना एक तरफ, सोना चांदी एक तरफ, तेरा होना एक तरफ, एक तरफ तेरी आंखें, जादू टोना एक। वाह वाह, क्या बात है। ये विक्रमादित्य उर्फ चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छा, इसी के समय में आपको देखने को मिलते हैं नवरत्न जो थे, नवरत्न, नवरत्न जो आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है अपने दरबार में 9 अलग अलग विशेषताओं वाले लोगों को रखना। नवरत्न पद्धति ये इसी के दरबार में लागू होती थी, और इसी से अकबर ने उसको चुराया था, अडॉप्ट किया।
ठीक है, याद रखना। तो दिनार 121 ग्रेन का जो चलाया था वो सिल्वर कॉइन था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया। समुद्रगुप्त फेमस है कि इसने अपने समय में 6 टाइप ऑफ कॉइन चलाए थे, जिस पर इसने बीड़ा प्रकार, करुण प्रकार और भी कई प्रकार के सिक्के चलाए थे। ये लीजिए, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना आपको कहां देखने को मिलता है? एलोरा में है, उपरोक्त सभी में है, सांची स्तूप में है, अजंता में है। सबसे तगड़ा जो आपको लेवल देखने को मिलता है वो आपको कहां देखने को मिलता है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट आप बात बताएंगे कहां आपको देखने को मिलता है। इसमें बच्चे गलती करते हैं, जैसा कि अभी आप लोग करेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप लोग गलती करें, और लाइकों को सबसे पहले ये समझिए कि वो गलती तो आप कर ही लेंगे, लेकिन सच बताइए इस क्लास को आपने लाइक किया? फटाफट फटाफट बात बताते हैं। तो ज्यादातर बच्चों ने कहा कि इसका करेक्ट आंसर ऑल होगा, और सभी मुझे ऑल की जगह गोल दिखाई दिए। करेक्ट आंसर, अबे सांची के स्तूप में कौन सी चित्रकला देख ली हो बे? और चित्रकला है ही नहीं। एलोरा में कौन सी चित्रकला? एलोरा में मूर्ति कला है लल्ला। एलोरा में चित्रकला नहीं है, एलोरा में मूर्ति कला है। थोड़े से अपने छोटे से दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको पता लगेगा कि एलोरा की 34 गुफाओं में केवल और केवल मूर्तियां हैं, जिसमें 1 से 12 केवल बुद्ध के बारे में मूर्तियां हैं, बुद्धिज्म के बारे में मूर्तियां हैं। 13 से लेकर 29 हिंदुओं के बारे में, और 30 से लेकर 34 ये आपको देखने को मिल देंगे जैनिज्म के बारे में। लेकिन ये सब केवल और केवल मूर्तियां हैं। ठीक है, दीज आर कल्ड आइडोलोग्राफी। आइडोलोग्राफी मतलब आइडल्स, मूर्ति। करेक्ट आंसर है अजंता। अजंता में ही पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं, यही तो मैटर है। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? शुरुआती तौर पर जो सोशल डिवीजन था अर्ली वैदिक पीरियड में, या अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। तो ऋग वैदिक पीरियड के अंदर आपसे पूछा जाता है, ऋग वैदिक पीरियड के अंदर आपसे पूछा जाता है, आप बताएंगे कि भाई लेवल क्या था इसका, इसका लेवल आपको किस प्रकार से देखने को मिलता है, वो थोड़ा बताइए। अभी क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी और है, ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, तकरीबन 20 क्वेश्चन बचे हैं अभी। क्या रे? देखो, करेक्ट आंसर होगा, पहले ऑक्यूपेशन ही देखने को मिलता है कि वह विभाजन का आधार था, परंतु उत्तर वैदिक काल में जन्म आधार बन गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म आधार बन गया। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जन्म ही आधार बन गया। जन्म ही आधार बन गया। जन्म ही आधार बन गया। जन्म ही आधार बना। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, भारत में मूर्ति पूजा कब स्टार्ट होती है? बिफोर द टाइम ऑफ आर्यंस, फ्रॉम द मौर्यंस, गुप्ता, नन ऑफ दीज, बिफोर द टाइम ऑफ आर्यंस। आगे बढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? फटाफट बताएं। समाज की प्रकृति इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसी थी? कैसा समाज था, कैसा समाज नहीं था? फटाफट से। फटाफट बताएं। ये किस प्रकार की सभ्यता थी? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर गांव के लोग थे, वो देहाती थे। अच्छा, गांव जो शब्द है, दरअसल मैं आपको बताऊं, गांव कि गांव के लोग थे। गांव जो शब्द है, गांव, ये गवार से बना है। मतलब दिस इज वेरी, मैं खुद गांव से मैं खुद हूं। मैं खुद गांव से हूं। मैं खुद गांव से हूं। तो गवार जो शब्द है, गवार, गवार का शब्द ही गांव से बना है, याद रखना। अब गवार को अगर आप अच्छा शब्द कहना चाहें तो आप अच्छा कह लीजिए, बुरा कहना चाहें तो बुरा कह लीजिए। ठीक है, मैं खुद गांव से हूं। क्लियर? लेकिन गवार नहीं हूं। तो गवार टर्म को भले ही इससे ओरिजिनेट किया गया है, बट इनका कोई लेना देना नहीं है आज की डेट में, है ना। दूसरा पॉइंट यह है कि जो समाज की प्रकृति है वो क्या है? वो अर्बन प्रकृति देखने को मिलती है। अर्बन प्रकृति समाज की प्रकृति हुआ करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। राइट, जी हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में वह प्रकृति आपको देखने को मिलती है। आगे बढ़िए। अशोक महान के बारे में क्या सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट ट्रू अबाउट द अशोक द ग्रेट? अशोक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा है मैंने। कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए। जैसे क्लास के अंदर सानिया नाम की छात्रा कह रही है कि मैं गवार हूं, तो जी हाँ, और बताइए। चलिए अगले सवाल के बारे में हम बात करते हैं।
करेक्ट आंसर क्या होगा? अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। करेक्ट है, अशोक ने भैरिकोश को छोड़कर धम्म नीति को अपना लिया था। यह बौद्ध धर्म का प्रचार इसने अब्रॉड कराया। अपने बेटे को इसने श्रीलंका भेजा था, बेटी को भी भेजा था। ही मेल्टेड गोल्ड आइडल्स टू मेक करेंसी, उसने सोने की मूर्तियां गलाकर सिक्के बनवाए थे। जी हाँ, बनवाए थे। और अगला पॉइंटर आपको जो देखने को मिलता है वो ये है, द लैंग्वेज ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन वॉज हिंदी, दैट वॉज नेवर हिंदी। रॉन्ग बताना था, तो यही आपको देखने को मिल जाएगा। रॉन्ग आपको क्या देखने को मिलता है ये, ठीक है। चलिए, ठीक है, अगला सवाल ये रहा, वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? वैदिक काल में, वैदिक पीरियड के अंदर स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? बराबर, हाई, इक्वल, या इनमें से कोई स्थिति नहीं थी? या इनमें से कोई स्थिति नहीं थी? फटाफट बताएंगे बिना किसी परेशानी के। अरे नहीं नहीं, बढ़िया बच्चे हैं शर्मा जी, अच्छा पढ़ते हैं, रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, जरूरी बात है। लैंग्वेज प्राकृत, ठीक है, खरोष्टी, अरायमक देखने को मिलती है। पॉइंट अब यहां पर ये आता है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि आप थोड़ा बताएं कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी। उच्च स्थिति महिलाओं की देखने को आपको मिली है ज्यादातर। प्राचीन राज्यवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। जो प्राचीन राजवंश है विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। जो विंध्य शक्ति के नाम से जाने जाते हैं वो कौन है? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति दरअसल फाउंडर भी माना जाता है। वाकाटक डायनेस्टी का फाउंडर किसको मानते हैं हम? विंध्य शक्ति को मानते हैं, कि विंध्य शक्ति जो डायनेस्टी है वो वाकाटक से रिलेट करती है। अगला सवाल, कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? विजयालय चोल, ठीक है, या अनंत वर्मन आपको देखने को मिलता है, आदित्य चोल देखने को मिलता है, ठीक है, परातंक चोल देखने को मिलता है, लेकिन अनंत वर्मन एक पल्लव है। पल्ल जो टर्म आपको देखने को मिलता है, वर्मन जो सरनेम आपको देखने को मिलता है वर्मन, तो वर्मन एक ऐसा सरनेम आपको देखने को मिलता है जो किससे, जो चोल राजवंश से नहीं है, ये पल्लव डायनेस्टी से देखने को मिलता है। ये पल्लव डायनेस्टी से आपको देखने को मिलता है। किससे? पल्लव डायनेस्टी से आपको यह देखने को मिलता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखना। अगले सवाल है, द फर्स्ट, 4 वेदों में प्रथम वेद कौन सा था? बिल्कुल टाइम नहीं लूंगा, ऋग्वेद। अगले सवाल है, बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया है? बुंदेलखंड पर कौन सा आपका डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी जो बुंदेलखंड पर रही है? बिना किसी परेशानी के आप इसके बारे में बताएंगे कौन है जो बुंदेलखंड पर रहे हैं। बुंदेलखंड पर कौन सी राजपुताना डायनेस्टी आपको देखने को मिली है? फटाफट से देखो, 831 में नन्नुक ने इसकी स्थापना करी थी। 831 में नन्नुक द्वारा स्थापना करी गई है। अच्छा, अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो ना, राजपूत के बारे में, तो आप पढ़ सकते हैं, राइट। मुझे कहिए, मैं थियरी अपलोड कर देता हूँ राजपूत डायनेस्टी की, जाट डायनेस्टी की, ठीक है, प्रतिहार, गुजर प्रतिहार डायनेस्टी की, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ बैचेस में। हाँ हाँ, देखिए अब इस सवाल के सही जवाब की तरफ की चंदेलाज वो थे जो नन्नुक के द्वारा स्टार्ट किए गए थे, ठीक है। अच्छा, जो राणा डायनेस्टी है वो रावल डायनेस्टी आगे चल के राणास बने हैं। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? बुद्धिज्म से रिलेटेड आपको त्रिपिटक ग्रंथ देखने को मिल जाएंगे। सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिदंब पिटक आपको देखने को मिल जाएगा। सूत्र लिखा है आनंद ने, सूत्र पिटक लिखा है आनंद ने, आनंद ही आनंद होगा जीवन में। विनय पिटक आपका, सूत्र पिटक, विनय पिटक किसके द्वारा लिखे गए? उपाली के द्वारा। विनय पिटक एक प्रकार से रूल रेगुलेशन है जो उपाली के द्वारा लिखे गए हैं, उपाली के द्वारा लिखे गए हैं। और अभिदंब पिटक जो लिखा गया है वो मोगली पुत्र तिस्य के द्वारा लिखा गया है, वही त्रिपिटक ग्रंथ देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव देखने को मिल जाएंगे। अजंता गुफाओं का निर्माण किसने किया था? द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ अजंता केव, जो अजंता गुफाएं हैं इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? अजंता 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 गुप्त काल, मौर्य काल या आधुनिक काल में किया गया है? किस पीरियड में किया गया है? निर्माण काल के बारे में पूछा। देखो, गुप्ता में नहीं हुआ, आधुनिक में नहीं हुआ, गुप्ता से पहले हो चुका था, तो मौर्यंस के पीरियड में इसका निर्माण होना शुरू हो गया था। मौर्यंस के पीरियड में इसका निर्माण होना शुरू हो गया था। इसके बारे में आप समझ सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परेशानी के आप समझ सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब देखो लेवल क्या था, पहले पेपर का लेवल क्या था? भारत की प्राचीन राजधानी क्या थी?
यूपीएसआई 1991 में भारत की राजधानी पूछ रहा है। मगध के टाइम पर राजधानी हमारी क्या थी ये पूछ रहा है। तो बताइए मगध के टाइम पर हमारी राजधानी क्या थी। एक्चुअली मगध के बारे में पूछ रहा है। मगध के समय भारत की राजधानी क्या थी तो आप बता देंगे। तो जी मगध के समय भारत की राजधानी, बहुत आसान सवाल है सर, कि मगध के समय तो भारत की राजधानी आपको बहुत साधारण सी देखने को मिलती है। कौन सी भला? बहुत सिंपल आपको देखने को मिल जाएगी, जिसको हम किस तौर पर जानेंगे, तो दैट इज वन एंड ओनली पाटलिपुत्रा। बहुत लंबे समय तक रही है। भारत में शंकराचार्य की पीठ कहां नहीं है? द्वारका में है, पुरी में है, बद्रीनाथ में है और रामेश्वरम में है। एक और ऑप्शन होता तो रामेश्वरम होता, रामेश्वरम में भी आपको देखने को मिलती है। चार धाम जो है ना वो शंकराचार्य के द्वारा ही बसाए गए हैं। पॉइंट है कहां नहीं है, मथुरा में नहीं है ना। आगे हम बात करते हैं बिना परेशानी के। आगे हम देखते हैं, ये रहा गायत्री मंत्र का वर्णन कहां मिलता है सर? ऋग्वेद के 3rd मंडल में आप देखेंगे कि इसका जिक्र आपको दिया गया है। इसमें कहा जाता है मंगल भव नहीं, जिसमें कहा जाता है ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, ये टर्म यूज किए जाते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण की रचयिता कौन है सर? दैट इज रिटन बाय वाल्मीकि। ठीक है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। रामायण रामचरितमानस में फर्क है। रामचरितमानस जो है एक, आप कह सकते हैं कि ये आपकी ना एक पोइट्री है। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है सर? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है यह प्रशासन का जिक्र करता है। किसका? प्रशासन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र करता है, वर्णन करता है। और ये बचा 70th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? कांस्टेबल 2009 का सवाल है, इसके बारे में आप बात बताएंगे। ये आज का आपका आखिरी सवाल था। अब बात को समझिए, दो बातें कर लेता हूं, शायद आपके लिए जरूरी हूं कि क्या यह काफी है या नहीं है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए ये केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सहारे एग्जाम को नहीं निकाला जा सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल। केवल पीवाईक्यूएस के दम पे अगर आप सोच रहे हैं आप पेपर निकाल लोगे, कभी नहीं निकाल पाओगे। ये केवल ओनली पीवाईक्यूएस है, इसके दम पे आप पेपर नहीं निकाल सकते। पहली पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट ये है कि अब ऐसी परिस्थिति में सर हमें क्या करना चाहिए। देखो यहां पे ना कुछ प्लेलिस्ट ऑलरेडी हैं, वो देखो मैं अपने काम से नहीं बच रहा हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं यूपीएसआई के लिए अलग से वन शॉट एंशिएंट हिस्ट्री का दूसरा लूंगा। ये तो पीवाईक्यू की क्लास थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मीन टाइम के अंदर पढ़ना चाहते, सीजीएल की एक सीरीज थी हमारी इंडियन हिस्ट्री की, और इसमें जो मैंने आपको कवरेज दिया है, ठीक है, इसमें सीजीएल की क्लास लिख के जो मैंने कवरेज दिया है वो कवरेज है बच्चे आपका यूपीएसआई लेवल का, उससे कहीं अधिक लेवल का। तो अगर आपको पढ़ना ही है, ठीक है, आप अभी रेगुलर अपनी चीजों को कंटिन्यू करना चाहते हो, तो बाबू यहां से स्टार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री लेक्चर 1 लेक्चर 2, यहां से है आपका कौन सा भला, यहां पे मतलब क्रम से चीजें दी गई हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, छठा। तो 6 लेक्चर्स हैं। आप चाहें तो समय अगर आपके पास इतना है तो इन 6 लेक्चर्स को पढ़कर आप अपने तैयारी को निर्धारित कर सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। उसके बाद आपका मिडाइवल है, 3 लेक्चर मिडाइवल के। देन आपके मॉडर्न के लगभग आपके जो लेक्चर्स हैं वो 10 लेक्चर्स हैं मॉडर्न के। तो ये आप ऐसे ही कर सकते हैं, सीजीएल की प्लेलिस्ट है और इस तरीके का यूपीएसआई का कंटेंट भी आपका रेडी होगा। मैंने सिर्फ यहां पीवाईक्यूएस को कराया है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जानिएगा जरूर। ठीक है, चलिए। और एक बच्चा यहां कमेंट कर रहा है रामलीला मैदान के बारे में। ठीक है, नाम बताओ इस लड़के का। ठीक है, हाँ, एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है रामलीला मैदान से आप टाइम से क्यों आ गए थे। बहुत बढ़िया। इस बच्चे को मैं आंखें खोल देना चाहूंगा कि आंख खोल के अगर ये लड़का एक बार अपनी देख सकता है तो जरूर देखे। ये एक दिन पहले का वीडियो है, रात के तकरीबन 8:30 बज रहे थे जब लाठी चार्ज हुआ था। तो ये वीडियो तभी का है और ये मेरे चैनल पे और मैंने खुद अपने हाथ से लाइव करा है। ठीक है, तो बात को समझिए, है ना। वेक अप टू रियलिटी, वास्तविकता के साथ जागिए। ठीक है, और देखिए कि आप किससे वर्तमान में बात कर रहे हैं। और बाकी मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपनी तैयारी को बेहतर रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि सर इसका एंशिएंट का न्यू आप क्लास ले लीजिए जिसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन मैं करा दूं, तो एंशिएंट के टॉप आपको जो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, टॉप 300 क्वेश्चन भी एंशिएंट इंडिया के मैं कराऊंगा। एंशिएंट इंडिया के मैं कराऊंगा टॉप 300 क्वेश्चंस भी। किसके लिए? यूपीएसआई के लिए। तो उसके लिए भी रेडी रहिए, है ना। वो भी मैं कराऊंगा जिसमें नए पुराने सब तरीके के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए।
और बाकी आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।